So question number 9, and this question is from 2003 IEEE. For a particle executing simple harmonic motion, the displacement x is given by, तो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a cos ओमेगा t का मतलब ये होता है कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म तो करेगा बिटवीन टू एंड पॉइंट्स b एंड c, लेट अस से o being its mean position, but the particle here is starting from mean position. क्यों? क्योंकि x equal to a cos omega t, this equation is for a particle starting from extreme position, मतलब extreme c से start करेगा. If you remember, नहीं याद है तो बता देता हूँ मैं. x equal to a is amplitude, sin omega t plus phi, ये था जनरल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. दिस वाज द जनरल इक्वेशन. ओके, फिर हम लोगों ने बोला था इफ द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब सेंटर से स्टार्ट किया तो x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0. इनिशियली द पार्टिकल वाज एट द सेंटर, मतलब यहाँ पे, राइट. तो उस केस में वी पुट x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1. तो हमको मिलता है 0 इक्वल टू a साइन ऑफ 0 प्लस 5, मतलब 0 इज इक्वल टू साइन फाई, और साइन की वैल्यू 0 कब होती है? फाई इक्वल टू 0 पे, मतलब x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी मिलता है हम लोगों को. सिंपल. सिमिलरली इफ x इक्वल टू a एट t इक्वल टू 0, मतलब अगर पार्टिकल उसका मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से c पॉइंट से चालू कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एम्पलीट्यूड, x इक्वल टू a होता है. ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. तो x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करोगे अगर इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको मिलेगा a इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t इज 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 फाई, राइट, समथिंग लाइक दिस. तो ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू साइन फाई. तो साइन फाई 1 कब आता है? फाई इक्वल टू पाई बाई 2 पे. तो आप फाई की वैल्यू डालोगे पाई बाई 2, तो x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और आपको पता होना चाहिए साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो x इक्वल टू a कॉस ऑफ ओमेगा टी. इसलिए हम लोग जनरली बोलते हैं x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी इज द इक्वेशन ऑफ a particle performing simple harmonic motion starting from its extreme position and not from its mean position. This is what you should know. वैसे हमको इसकी जरूरत नहीं थी, but still आपको बोला है identify the graph which represents the variation of potential energy as a function of time and displacement. As a function of time and displacement, what we know it is, हमको पता है potential energy for a particle performing simple harmonic motion is given by half kx square, half kx square. और syllabus theoretical part में, when we were studying theory, if you remember, हमने एक ग्राफ भी प्लॉट किया था, and the graph was something like this. यहाँ पे हमने एनर्जी प्लॉट की थी और यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट, मतलब पोजीशन फ्रॉम द सेंटर. देन और हमको दिख भी रहा है कि अगर मैं x इक्वल टू 0 डालता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी 0, मतलब कहाँ पे 0? सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, मतलब व्हेन द पार्टिकल इज एट पॉइंट O पोटेंशियल एनर्जी इज 0. क्यों? क्योंकि हमको पता है यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है. वेलोसिटी मैक्सिमम होता है मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है. हमारे पास क्या पूछा है हमको? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, मतलब एट x इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी 0, और हमको पता है एट x इक्वल टू प्लस a और एट x इक्वल टू माइनस a पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि मैं यहाँ पे x की वैल्यू a डालूंगा तो हाफ k a स्क्वायर बन जाएगा. तो टू सम अप, यू हैव टू रिमेंबर. रिमेंबर क्या? रिमेंबर याद क्या रखना है? कुछ नहीं याद रखना, फिजिक्स समझना होता है. मीन पोजीशन, मीन मतलब ओरिजिन, ओरिजिन मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही हाफ के एक्स स्क्वायर आता है. सिंपल. अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया तो कौन सा एनर्जी बचेगा? ओनली काइनेटिक, मतलब मेन पोजीशन पे काइनेटिक इज मैक्सिमम, पोटेंशियल इज 0.
and at extreme position, देखो, you remember this thing, kinetic energy is half mv square. okay, एक्सट्रीम पोजीशन, अभी रियल लाइफ से कनेक्ट करो ना, आप खुद का एग्जांपल ले लो, हम चक्कर मारने निकले, बी पॉइंट से स्टार्ट किया, सी पॉइंट तक गए, फिर वापस आना है, वापस आना है मतलब पहले रुकना पड़ेगा, फिर टर्न लेना पड़ेगा। हाँ, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वेलोसिटी होता है जीरो, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होता है जीरो, मतलब जो भी एनर्जी होगा वो पोटेंशियल होगा। मतलब इट इज वेरी सिंपल थिंग दैट एट द एक्सट्रीम पोजिशंस, मतलब एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब एट x इक्वल टू a एम्पलीट्यूड, only energy that you have is potential, kinetic is zero, and at the center only energy you have is kinetic and potential is zero. मतलब potential energy is basically oscillating with something like this, maximum at x equal to plus a and minimum at x equal to minus a, मतलब minimum मतलब negative value, और zero at mean position, right? हमको दो ग्राफ दिए हैं, हमको पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी के दो ग्राफ है विद टाइम, और उस पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट टाइम में भी दो ग्राफ है, एक है 1 और एक है 2, और विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट भी दो ग्राफ है 3 एंड 4, करेक्ट? तो अब कौन सा करेक्ट है, 1 3 2 4 2 3 1 4? एक तो समझ में आ गया कि ये जो था ये ग्राफ 3 था, इफ यू लुक हियर, राइट, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी जीरो एट मीन, राइट, गुड, मतलब 3 तो करेक्ट आने ही वाला है, मतलब बी और डी इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ। एंड if you look here, x equal to a cos omega t, और मैं पहले ही बता चुका हूं potential energy is proportional to x square, right? but x itself is proportional to cos, मतलब potential energy is varying as cos square omega t। हाँ, तो cos wave होना चाहिए, what is cos wave? cos 0 is 1, है ना, cos 0 is 1, तो जीरो पे टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो पे वन वैल्यू, मतलब नॉट जीरो, बेसिकली किसका आ रहा है, वन का, ग्राफ नंबर वन का जीरो पे वैल्यू जीरो नहीं है, दैट इज अ कॉस वेव। तो अगर आपको मैथमेटिक्स के बेसिक्स पता है तो फिजिक्स इज नथिंग, यू शुड नो दैट cos wave looks something like, just a minute, let me draw axis, let me draw axis properly so that you understand, okay? So you should always know cos wave looks something like this, right? Correct. तो पर यहाँ पे cos का स्क्वायर होगा, cos का स्क्वायर मतलब it will never go to negative, तो it will be something like this। साइन होता तो साइन वेव लुक्स समथिंग लाइक दिस, क्योंकि साइन जीरो इज जीरो, करेक्ट, राइट, बट साइन का भी स्क्वायर होगा if the particle starts from its mean position, मतलब x equal to a sin omega t, तो उस केस में आपको मिलेगा ये समथिंग लाइक दिस। इन एनी केस हमारे पास x equal to a cos है, तो if I am plotting potential energy as a function of time, तो ये है ग्राफ वन विच इज करेक्ट, तो 1 and 3 आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो टेक अवे पॉइंट्स आर वेरी सिंपल, मैं बता देता हूं आपको से एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनीवेज लेट इट बी। तो ऐसा है कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए ये, दैट्स इट, पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, x equal to 0 potential is 0, energy is 0, x equal to a potential is maximum, तो ये ग्राफ हमारा आ गया, मतलब थर्ड इज करेक्ट। also potential energy if it is half k x square, x is a cos omega t, इसका स्क्वायर करोगे तो potential energy is equal to half k
a square cos square omega t, और k कांस्टेंट, a कांस्टेंट, तो पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन cos स्क्वायर. cos की वैल्यू जीरो पे कभी जीरो नहीं होती, इसलिए ग्राफ नंबर 1 इज करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस केस. So this is how you are supposed to solve this question number 9th. Then 10th, in a simple harmonic oscillator at mean position, मैंने अभी बताया at mean position क्या होता है. kinetic energy minimum होता है, potential maximum होता है. नहीं, मैंने अभी बताया उल्टा होता है. मीन पे kinetic is maximum, potential is minimum, right? तो ऑप्शन नंबर सी है. kinetic energy is maximum and potential energy is minimum. तो ये तो theory question था. Just equations you have to know. Next question. So this question onwards was your assignment of yesterday, जो मैं आज देना चाहता था लेकिन वो कल देना पड़ा मुझे. तो 11th onwards, for a simple pendulum, a graph is plotted between its kinetic energy and potential energy against displacement. Which one of the following represents this correctly? मैंने अभी बताया. What I have shown you very recently is question number 10th में मैंने आपको बताया, मैं वापस कर देता हूँ, that if you are plotting energy, अभी यहाँ पे total energy plot कर रहे हैं हम लोग, potential नहीं, kinetic नहीं, against displacement मतलब against x. What we know is, हमको इतना तो अभी पता है that potential energy varies something like this. Potential energy is 0 at x equal to 0. It is maximum at x equal to amplitude and x equal to minus a. Correct? Kinetic energy इसका exactly opposite behavior show करता है, क्योंकि वैसे भी addition of kinetic plus potential should be total. तो ये total energy की line है. अगर potential 0 है तो all energy is kinetic, right? अगर kinetic 0 है तो all energy is potential. तो kinetic energy should appear something like this. ये theory में हमारा हुआ है. So this is the graph for kinetic energy and the one in the red is the graph for potential energy. ये आप equation से, मैंने आपको already बताया equation से भी कैसे आता है. So do we see this kind of behavior somewhere? Potential, kinetic, something like this. I can see it in option number B. That is correct. Option number B is correct, right? और ये हमने theory में already cover किया है, और अभी 10th क्वेश्चन में भी बताया है, फिर 11th में भी बताया है, 9th में भी बताया है. So you should remember now. This is a good question. Something new. Otherwise बोर हो जाएंगे वही करके. Ideal spring with a spring constant K is hung from the ceiling and a block of mass M is attached to its lower end. The situation is something like this. You have this ceiling, मतलब rigid support. Then you have a spring with constant K, and to that lower end you have attached a mass capital M. The mass is released, मतलब पहले उसको पकड़ के रखा था. पकड़ के रखना मतलब स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा, बिकॉज वी वर नॉट अलाउिंग इट टू कम डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बट अभी हमने रिलीज कर दिया. द मास इज रिलीज्ड विथ द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड. इंपॉर्टेंट है, मतलब इनिशियली स्प्रिंग का जो साइज था वही था, लेंथ बढ़ा नहीं क्योंकि हमने मास को रिलीज किया नहीं. देन द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज, अब मैंने एक बार मास को रिलीज कर दिया तो उस केस में क्या होगा, the spring will be stretched. Spring stretch हो गया because of that mass. तो ये था unstretched position और ये है stretched position. Unstretched position में मान लेता हूँ this dotted line is representing unstretched position.
and this line over here is stretch position. And by the way, मैं dotted line हमेशा सेंटर में से पास करता हूँ क्योंकि डिस्टेंस हम लोग हमेशा सेंटर ऑफ मास से मेजर करते हैं. Center of mass is that point where all the mass of the body is supposed to be concentrated. Why? Because we want to apply Newton's laws of motion. Because Newton's laws of motion are strictly valid for point particles. Good. यहाँ पे हमको यूज नहीं करना, बट फॉर योर नॉलेज हमेशा डिस्टेंस एक एक्सटेंडेड बॉडी के, एक्सटेंडेड मतलब जैसे ये स्क्वायर बॉक्स हो गया, सर्कुलर बॉक्स हो गया, स्फीयर हो गया, एक्स वाई जेड, उस केस में डिस्टेंसेस हमेशा सेंटर ऑफ मास से मेजर होता है, राइट. इवन द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन यू एंड यू हैव वेट, आपका पास वेट क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी कहाँ से मेजर होता है? सेंटर ऑफ द अर्थ. तो ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज यू आर इन +2 लेवल नाउ. एनीवेज, तो बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी मास रिलीज किया तो ये मास नीचे आया, मास नीचे आया तो स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हुआ. स्ट्रेच हुआ मतलब एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ, एंड द एक्सटेंशन इज x, राइट. और ये x आपको पूछा है, दे आर आस्किंग यू व्हाट इज दिस x, है ना. द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज, राइट. गुड. तो वन थिंग यू मस्ट नो, व्हाट हैज चेंज्ड. क्या चेंज हुआ जब ऑब्जेक्ट रिलीज हुआ और ऑब्जेक्ट नीचे आया? तो मैं मान लेता हूं ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज अर्थ. देन द डिस्टेंस ऑफ अनस्ट्रेच्ड इज h1. एक्चुअली इतना डिटेल में नहीं बताना चाहिए बट इट्स ओके एनीवेज. एंड इन द न्यू पोजीशन इज h2. इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वाज समथिंग डिफरेंट. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वाज, आपको पता है, mgh1. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh2. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हैज चेंज्ड. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली लॉस हुआ. वो क्यों? आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज मोर इफ द हाइट इज मोर. मतलब ऑब्जेक्ट को आप जितना ऊपर लेते जाओगे उतना पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा बिकॉज इट इज mgh. यहाँ पे तो उल्टा हुआ, द ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन. so I can say change or I can say loss in potential energy. So loss in potential energy is what? इस केस में हम इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे. क्यों? इनिशियल ज्यादा था, ज्यादा हाइट पे ऑब्जेक्ट था, अब कम पे है. तो mg, कैपिटल M लिया है तो कैपिटल mgh1 माइनस mgh2. mg कॉमन, h1 minus h2, but h1 minus h2 if you look at the diagram is nothing but extension x, right. So after, once you have released the object, the mass, what has changed is potential energy. But energy can neither be created nor be destroyed. हाँ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मास ने तो लॉस कर दिया, तो इसको मैं बोलूंगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी in gravitational potential energy. That is still better way to say. So this is loss in, change in gravitational potential energy. But what we know is energy can neither be created nor be destroyed. तो ये कहाँ गया फिर? ये जो मास m के पास पोटेंशियल एनर्जी था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, ये लॉस हो गया. कहाँ गया? स्प्रिंग में चले गया. So that is nothing but gain in potential energy of the spring, right? So this loss in gravitational potential energy of the mass is equal to gain in potential energy of the spring. क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है जब हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, और इनफैक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट ही वो था. हमने स्प्रिंग लिया, स्ट्रेच किया, फिर हमने प्रूव किया. क्या प्रूव किया? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या फिर d2y बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0. मतलब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन स्प्रिंग का एग्जांपल से ही लिया था. तो इसका मतलब जब भी स्प्रिंग स्ट्रेच होगा it will gain potential energy. So loss in kinetic energy,
लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgx इज इक्वल टू गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग मतलब क्या, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, हाफ के एक्स स्क्वायर। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। व्हाई आई एम यूजिंग हाफ के एक्स स्क्वायर? बिकॉज आपने एक स्प्रिंग पे मास लगा दिया, उसको रिलीज कर दिया, तो इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग एसएचएम, ऑसिलेटरी मोशन चालू हो जाएगा। इसके लिए हाफ के एक्स स्क्वायर। एक एक्स गया, हमें फाइंड एक्स करना था, तो यहाँ से मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg/k। ये आ गया आपका एक्सटेंशन प्रोड्यूस है क्या, 2 टाइम्स ऑफ mg/k। आई कैन सी हियर इन ऑप्शन नंबर बी, राइट। So this is how you have to think. You have to think in terms of energies here. Does a shortcut exist? Yes, it does exist directly. This is the direct thing that you must know. ये direct shortcut है, provided you have sufficient knowledge of change in potential energies, gravitational as well as of the spring. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हाइट चेंज हुआ मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। हाइट बढ़ा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा, पर हाइट कम हुआ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, दैट मीन्स देयर इज लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लॉस मतलब इन द फॉर्म ऑफ हीट नहीं, कहाँ गया, स्प्रिंग के पास गया। तो बस दोनों को इक्वेट करना है आपने, एंड देन यू गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, a body executes simple harmonic motion. The potential energy PE, kinetic energy KE, and total energy TE are measured as a function of displacement x. Which of the following statements is true? Potential energy is maximum at x equal to 0. Potential energy half kx square होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो x equal to 0 पे मैक्सिमम होगा क्या, नहीं। So this is not true. Kinetic energy is maximum at x equal to 0, yes, क्योंकि I already told you kinetic energy for a particle performing simple harmonic motion is half mv square, and v in the case of simple harmonic motion was omega under root of a square minus x square, और इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो at x equal to 0 kinetic energy becomes half m omega square, right? Half m omega square a square. So this is maximum kinetic energy of the particle at mean position. So you should know this, that this is the maximum energy. Okay, good. If you want to do it in another way, so this was method number 1. Another way is actually इसी से आता है ये, but method 2 is much more, gives you much more insight. आपको ज़्यादा समझेगा उससे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओमेगा स्क्वायर रूट काइनेटिक एनर्जी में नहीं होगा बिकॉज आई एम स्क्वायरिंग इट, राइट। टोटल एनर्जी पता होनी चाहिए आपको, वैसे तो वो कांस्टेंट ही है, तो हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर होता है टोटल एनर्जी, राइट। तो टोटल एनर्जी तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता, बिकॉज इट इज अ कॉन्जर्व क्वांटिटी, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर थ्रू आउट द मोशन। पार्टिकल मीन पे हो, एक्सट्रीम पे हो, कहीं पे भी हो, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो ऑप्शन सी तो करेक्ट हो नहीं सकता, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम, नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स मैक्सिमम मतलब एक्स इक्वल टू ए डाल दूंगा मैं तो 0 ही हो जाएगा वो। तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। तो मेथड 2 इज जस्ट is the same actually, method 1 और method 2, सिर्फ आपको सब फॉर्मूला पता होंगे तो इट्स बेटर वे, you can imagine in a better way. Good. 14 नंबर वही है जो अभी पिछला हमने लिया। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज proportional to x, proportional to x square, independent of x, proportional to x raised to half, independent of x.
क्योंकि अभी अभी मैंने बताया आपको टोटल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द एम्पलीट्यूड एंड नॉट ऑन द डिस्प्लेसमेंट, नॉट on where the particle is. Total energy is always constant, so independent of x. It doesn't depend on where the particle is. It is always a constant value. 15th. 15th is again a joke. Why a joke? Because हमको क्या बोला है? The equation of motion of a particle is d2y by dt square plus ky equal to 0, where k is a positive constant. The time period of motion is given by, we already know. What we know is, for a simple harmonic motion, d2y by dt square plus omega square y equal to 0. So if I compare equation number 1 and 2, so from 1 and 2, uno y dos, that is 1 and 2 basically. From 1 and 2, omega square is k, and omega square, omega is 2 pi by time period, iska square is k. So if I take square root, so 2 pi by time period is under root of k, so time period will be 2 pi upon under root of k. Right? Good. Option number C. Right. Does any other method exist? Yes, it does exist. कैसे? ये मेथड 1 लंबा है. दूसरा 11th स्टैंडर्ड पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक्स. आपको हमेशा पता होना चाहिए ये ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ तो k बाई एम आता था ना. जब हम इक्वेशन डिराइव किए तो k बाई एम आता है, फिर हमने ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा? बिकॉज इट हैज द डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया था हमारा. क्यों? k के डायमेंशन मिल गए थे हमको. व्हाट इज डायमेंशन ऑफ k ओवर हियर? व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ ओमेगा? 1 बाय सेकेंड. तो k के डायमेंशंस हो गए 1 बाय सेकेंड का स्क्वायर, मतलब रूट k के डायमेंशंस हो गए 1 बाय सेकेंड. टाइम पीरियड क्या होता है? सेकेंड होता है ना. टाइम पीरियड किस में आना चाहिए? सेकेंड्स में आना चाहिए. बराबर. अगर मैं पहले ऑप्शन में देखता हूं तो 2 पाई तो नंबर है, रेडियन है, मतलब ठीक है, जस्ट नंबर अपॉन k. k के डायमेंशंस क्या है? सेकेंड स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 बाय सेकेंड स्क्वायर. मतलब ओवरऑल पहले ऑप्शन के डायमेंशंस क्या आ गए? सेकेंड स्क्वायर. दूसरे ऑप्शन के डायमेंशन क्या आ गए? 1 बाय सेकेंड स्क्वायर. तीसरा ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके डायमेंशन आएंगे सेकेंड में, क्योंकि चौथे ऑप्शन में भी अगर आप देखोगे तो 1 बाय सेकेंड आ रहा है. टाइम पीरियड, टाइम है वो, टाइम. टाइम स्क्वायर नहीं है, 1 अपॉन टाइम स्क्वायर नहीं है. राइट? 1 अपॉन टाइम भी नहीं है, टाइम टाइम होता है, मतलब सेकेंड में आना चाहिए था. So that was alternate method of solving this question. If you are good at, if you are good at dimensional analysis, if you are good at looking at units or dimensions, so if you check options dimensionally, you will find only one correct option, and that is option number C. That's it. या फिर कन्वेंशनल मेथड यूज करो. ये मैंने बताई है आपको कन्वेंशनल मेथड. नेक्स्ट, the function sin square omega t represents a simple harmonic motion with period 2 pi by omega, a simple harmonic motion with a period of pi by omega, a periodic but not simple harmonic motion with a period 2 pi by omega, a periodic but not simple harmonic motion with a period pi by omega. First of all, because we are studying this particular question in the chapter simple harmonic motion, it doesn't mean that this will be a simple harmonic motion, right? तो बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है मैंने, सिंपल हार्मोनिक मोशन का टेस्ट है ना,
तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो वो पहले ही छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं फिर अगर ऐसा ही था तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक में ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था, वैसा नहीं होता है। तो ये जो फंक्शन है इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चाहिए। अगर मैं मानता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताना चाहिए। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा is 1 minus cos 2 theta by 2. This is sin square theta. Theta is omega t, of course. So therefore, x is equal to sin square omega t is equal to 1 minus cos of 2 omega t by 2. Clear? This is what you should know. Okay? Then मैं इसको लिख सकता हूँ x is equal to half minus cos of omega t 2 omega t by 2. राइट? सबसे पहली बात, हाफ एक एक्स्ट्रा टर्म कांस्टेंट टर्म में से कुछ और एक चीज माइनस कर रहे हो तो इट कैन नॉट बी अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ऐसा ही आना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। कभी देखा है क्या x इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस a साइन ओमेगा टी इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन हियर। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर आउट ऑफ क्वेश्चन, राइट? पीरियोडिक तो है, सिर्फ टाइम पीरियड निकालो। हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम पीरियड? What is time period? What we know is omega is 2 pi by time period. So time period is 2 pi by omega, right? लेकिन मैं यहाँ पे ओमेगा डैश बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे केस में ओमेगा डैश इज 2 ओमेगा, राइट? तो इसको मैं लिख सकता हूँ which is equal to half minus cos of omega dash t by 2. याद रखना ये ओमेगा cos of 2 ओमेगा t whole by 2 है डिनोमिनेटर। अगर आपने गलती से ऐसा लिख दिया और कर दिया कैंसिल, हो गया खत्म, +4 की जगह पे -1 स्कोर हो जाएगा आपका सर। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो हियर वी हैव ओमेगा डैश एस टू ओमेगा, तो 2 पाई बाय 2 ओमेगा मतलब पाई बाय ओमेगा इज द टाइम पीरियड, मतलब ऑप्शन नंबर डी। मैंने इसलिए बोला अगर आपने गलती से cos ऑफ 2 ओमेगा टी वोल की जगह पे सिर्फ एंगल को डिवाइड बाय 2 कर दिया तो खत्म। तो फिर आप यहाँ पे सिर्फ ओमेगा ही लिखोगे, फिर 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी टिक करके आओगे, विच विल गिव यू -1 इंस्टेड ऑफ प्लस स्कोर। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये आपको ध्यान रखना है। बाय द वे, cos ऑफ थीटा बाय 2 इज नॉट इक्वल टू cos ऑफ हाफ एंगल। cos थीटा होल बाय 2 इज नॉट इक्वल टू cos ऑफ थीटा। करके देखो, टेक एनी एंगल, टेक cos ऑफ 90 फॉर एग्जांपल, क्योंकि cos 90 जीरो हो जाता है तो आसान होता है काम। इफ आई टेक थीटा 90 तो लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो आ गया, क्योंकि cos 90 बाई 2, cos 90 इज जीरो, जीरो बाई 2 जीरो, cos ऑफ 90 बाई 2, cos ऑफ 45 इज 1 बाई रूट 2। तो ये इक्वल नहीं आता है ना, तो वो ध्यान रखना, अदरवाइज यू विल मेक मिस्टेक्स ओवर हियर। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था। इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक बिकॉज of this particular thing, half minus constant minus something is not simple harmonic. Next question. A ball of mass 0.5 kg is attached to the end of the string having length 0.5 meter. The ball is rotated
on a horizontal circular path. ये actually doesn't belong to this chapter. This goes into the chapter of first rotational dynamics. तो horizontal circular motion में जाता है ये, तो it doesn't belong here. गलती से they have put it in this chapter, so we'll not do it. 18th number question. A particle moves with simple harmonic motion in a straight line. तो पहले straight line draw कर लेता हूं मैं. ये origin आ गया, इसका center आ गया. In the first tau seconds after starting from rest, important है, it travels a distance a. In the next tau seconds, it travels a distance 2a in the same direction. Then amplitude is 3a, period of oscillation is 8 tau, amplitude is 4a, period of oscillation is 6 tau. Important question है और अच्छा question है ये. What you need to understand is this. ये बहुत important चीज है. सिंपल हार्मोनिक मोशन पे वेलोसिटी 0 सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है. मतलब दे आर टेलिंग यू द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन. अगर ये नहीं समझे तो गए. ओके, then what they have told you, let me put it in case 1 and case 2 form. So let us split it into two cases. In the first tau seconds after starting from rest, it travels a distance of small a. मतलब when t is equal to tau, x is equal to a minus a, क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड है ये कैपिटल A है, और tau सेकेंड के बाद अगर पार्टिकल, let us say if the particle is here at a distance of a, correct? So distance from the mean position x will be equal to capital A minus small a. Simple. तो ये समझना था आपको that पहले टाउ सेकेंड में अगर a डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उस पार्टिकल का मेन पोजीशन से डिस्टेंस होगा कैपिटल A, which is amplitude, minus small a, which the particle has traveled in the first tau seconds. This is what you have to know. And by the way, in both cases x equal to a cos of omega t ही यूज करना है, because you already know कि particle has started from extreme position. Equation number 1, correct? So this information is equation number 2. So substituting the information of equation 2 in the equation 1, हमको मिल जाएगा कैपिटल A माइनस स्मॉल a, क्योंकि x की जगह मैंने डाल दिया a माइनस स्मॉल a, इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा t की जगह पे डाल दिया मैंने टाउ. राइट, गुड. दिस इज इक्वेशन, लेट अस से 3, इक्वेशन नंबर 3. ओके, गुड. देन केस 2. in next tau seconds, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम t कितना हो गया? टाउ प्लस टाउ, 2 टाइम्स ऑफ टाउ. क्यों? देखो क्या है कि पहले टाउ सेकेंड में a डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे टाउ सेकेंड में पार्टिकल ने और 2a डिस्टेंस ट्रेवल किया. मतलब दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज 2a. तो टोटल डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक का 3a, करेक्ट? तो मेन पोजीशन से कितना हो गया उसका डिस्टेंस? मेन पोजीशन से उसका डिस्टेंस हो गया x इज इक्वल टू a माइनस 3a.
टोटल 2 टाउ में, और मैंने आपको अभी आप 11th के सिलेबस में आप मोशन इन 1D सीख रहे हो। मैंने वहां पे कम से कम 6 ऐसे एग्जाम्पल लिए जब मैंने आपको बताया था कि पहले t सेकेंड्स में अगर पार्टिकल a से b पे आ रहा है, नेक्स्ट t में अगर b से c जा रहा है, तो सेकंड केस हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से काउंट करना। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? फॉर एग्जाम्पल a से b गया t सेकेंड्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, b से c गया नेक्स्ट t सेकेंड्स में, पर मैं काउंट करते वक्त जस्ट अ मिनट, तो केस 1 was from a to b, केस 2 हमारा होना चाहिए b to c, पर हम लोग ये b से नहीं a से ही काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि b पे वेलोसिटी नहीं पता हमको, राइट? तो हम लोग बोलते हैं क्योंकि पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया होगा तो a से ही काउंट कर लेंगे। तो फिर हम लोग केस 2 को a to c मतलब a to b to c कंटिन्यूटी में देखते हैं, मतलब 2 टाइम्स ऑफ t ऐसा टाइम लेना पड़ता है। So that is why we do it, because we don't have sufficient information at that particular point B. Correct? तो इस केस में भी मैं वही कर रहा हूँ, पहले टाउ सेकंड में A, फिर नेक्स्ट टाउ सेकंड में 2A, मतलब टोटल टाउ प्लस टाउ 2 टाउ में 3A, राइट? क्यों? हमको पता है पार्टिकल रेस्ट से एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ था, मतलब मैं यहाँ पे वापस से ये जो इंफॉर्मेशन है इक्वेशन 4 की, तो ये इंफॉर्मेशन इक्वेशन 4 की इंफॉर्मेशन मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, राइट? देयरफॉर व्हाट इज x, by the way, a minus 3a, what is t here? 3 times of 2 times of tau, तो 2 omega tau आ गया ये, right? This is what you have, and let me give it some number of 5. हमें क्या फाइंड करना? हमें पूछा था कि what they have asked you, they have asked you amplitude and time period. How do you solve for amplitude and time period now? Good. तो इतना हमको समझ गया, तो अब हम we are interested in finding out either amplitude or time period. So what we can do is a minus 3a, this is a, cos of 2 theta का फॉर्मूला पता होना चाहिए, that is 2 cos square theta minus 1. You should know what is the formula for cos of 2 theta. अगर आपको cos of 2 theta का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो सॉल्व नहीं होगा। cos of 2 theta is 2 cos theta minus 1, राइट? ओके, इससे क्या हुआ? इससे हम लोग लिख सकते हैं 2 cos square omega t, बट cos omega t तो पता है हमको, we already know what is cos omega t, राइट? पता है तो फिर करो, what is cos omega t? a minus a, तो a minus a का स्क्वायर minus 1, राइट? ओके, तो this is what you should know. Have I write down correctly? No, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो था ये a लिखा नहीं था, so you have to write down a here. So intentionally sometimes I have to do this kind of error because ये normal error है जो हम घाई घाई में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो x हमारे पास था a माइनस a, तो मैंने लिखा था पहले केस के लिए a माइनस a इक्वल टू, डायरेक्ट कॉस लिख दिया मैंने, तो ये a में लिखना भूल गया। ये होता है, दिस आर जनरल सोर्स ऑफ एरर, बिकॉज हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए टाइम बहुत कम होता है, तो यू हैव टू पे अटेंशन, अदरवाइज सब गलत। So you will have to solve this now. You'll have to solve this. A minus 3a equal to a, 2a minus a bracket square upon a square minus 1. इसको सॉल्व करो, बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ मैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, माइनस a square upon a. Solve it, right? And after solving this you will get
मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी नो ये 2a माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर ए माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। वो आई एम लिविंग इट ऑन टू यू बिकॉज यू हैव टू सॉल्व दैट। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, मतलब स्मॉल a बाय कैपिटल A इज हाफ। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ये ऐसा इसलिए किया, I am interested in finding out either time period or amplitude। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे अब? फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 आई कैन डू इट। करो, इक्वेशन 3 क्या था? a माइनस ए इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी। मेरे पास ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन है, तो 2a माइनस ए, राइट, 2a minus a and capital A is again 2a cos omega t। ये आ गया a इक्वल टू 2a cos omega t, ये गया तो मुझे मिल गया cos omega t इक्वल टू हाफ। हाफ कब होता है? cos का वैल्यू हाफ कब होता है? साइन का वैल्यू हाफ 30 पे होता है तो cos का 60 पे होता है, मतलब cos omega t is cos of pi by 3, मतलब omega t is equal to pi by 3। what is omega? 2 pi by time period, that is 2 pi by time period into t is equal to pi by 3। पाई पाई गया, राइट। और टाइम पीरियड यहाँ पे मैंने ये जो है टाउ लिखना चाहिए था, दिस इज टाउ ओवर हियर, ओमेगा टाउ, ये भी टाउ। तो व्हाट इज टाइम पीरियड कमिंग आउट टू बी? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ टाउ, ऑप्शन नंबर डी। मैं वापस बता देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज नॉट रियली डिफिकल्ट, इट इज एक्चुअली नथिंग बट यू नीड टू नो सम बेसिक्स, एंड उसमें सबसे पहली चीज ये है दैट यू नीड टू नो। उन्होंने जब बोला है द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब ये होता है दैट द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नो। एक बार वो पता लग गया तो हमको इक्वेशन नंबर 1 विच इज x इक्वल टू a cos ओमेगा t है वो मिल गया, राइट। तो एक बार अगर आपको x इक्वल टू a cos ओमेगा t मिल गया, देन केस वन क्या है? पहले टाउ सेकेंड्स में, पहले टाउ सेकेंड्स में द पार्टिकल हैज ट्रेवल्ड स्मॉल ए डिस्टेंस, मतलब मेन पोजीशन से उसका डिस्टेंस कितना हुआ? कैपिटल सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन से उसका डिस्टेंस कितना हुआ? एम्पलीट्यूड माइनस स्मॉल ए। ओके, लेट मी डू इट अगेन, यू विल बी अदरवाइज कंफ्यूज्ड। तो इसका मैं सिर्फ ओरिएंटेशन प्रॉपर कर लेता हूँ, एंड नाउ आई कैन अफोर्ड टू टेल यू दिस क्वेश्चन all over again। This is important, so let me put it again on a new page। Well, let's do it again, simplified version now। Particle starting from rest, मतलब x equal to a cos of omega t, because it is starting from extreme position, equation number 1। Then in t is equal to tau seconds, the distance covered by particle is small a but measured from extreme position। तो पार्टिकल यहाँ पे होगा, ये मेन पोजीशन है, ये स्मॉल a है, तो ये कैपिटल A है, तो x इज इक्वल टू आ गया कैपिटल A माइनस स्मॉल a, क्योंकि हम लोग x हमेशा मेन पोजीशन से मेजर करते हैं, राइट। डिस्टेंस हमेशा मेन से मेजर होता है, पार्टिकल कहीं से भी मोशन स्टार्ट करे। तो व्हाट आई ऑब्टेन इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे मिल गया कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A cos ऑफ ओमेगा टाउ, राइट, इक्वेशन नंबर 3। अब इन t इज इक्वल टू 2 टाउ, क्योंकि टाउ प्लस टाउ, x आ गया आपका a माइनस 2a, क्योंकि पहले ही एक डिस्टेंस कर चुका था, फिर अभी 2a कवर किया है, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस में अगर a मानता हूँ और ये 2a लेता हूँ,
तो अब पार्टिकल जो है ये टोटल डिस्टेंस आपका एम्पलीट्यूड होता है, तो ये जो डिस्टेंस है आपका x, ये आएगा एम्पलीट्यूड -3a। तो आपको मिल गया यहाँ पे एम्पलीट्यूड -3a इज इक्वल टू, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो थी मैं वापस 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, a टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2 ओमेगा टाउ, करेक्ट। फिर a -3a इज इक्वल टू कैपिटल A cos ऑफ 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1, राइट। तो a -3a इक्वल टू a 2 टाइम्स ऑफ ये cos स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी इक्वेशन 3 से, कैपिटल A माइनस स्मॉल a बाई a, तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a बाई कैपिटल A का स्क्वायर -1, राइट। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, दैट आई एम लिविंग ऑन टू यू बिकॉज इजी है, ये कुछ नहीं है, माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करना है और खत्म करना है इसको। तो यू विल ऑब्टेन कैपिटल A इक्वल टू 2a, इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 को 3 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 व्हाट आई विल गेट इज 2a माइनस स्मॉल a इक्वल टू, वापस से कैपिटल A की जगह पे 2a cos ऑफ ओमेगा t, मतलब a इक्वल टू 2a cos ऑफ ओमेगा t, और t की जगह पे आई हैव टू सब्स्टिट्यूट टाउ बिकॉज वी आर using that as tau in equation number 3. So omega tau a भी कैंसल, तो cos ऑफ ओमेगा टाउ इज हाफ, ये होता है आपका cos ऑफ पाई बाई 6 पे, तो ओमेगा टाउ इक्वल टू पाई बाई 6, करेक्ट। बट व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड, पाई कैंसिल, पाई बाई 3 60 डिग्री इज पाई बाई 3, तो पाई बाई 3, okay. So finally you will get time period is equal to 6 times of tau, okay. So time period of oscillation is 6 tau, this is what you can get, right. So such questions are also important for both type of exams, JEE main and NEET, right. You are supposed to know such questions, आपको करते आने चाहिए। So sufficient for the day, and we will continue 19th onwards in the next session.